हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स बिजनेस। आज हम बात करेंगे कि कौन सा सर्वर हमारे एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें अपने एप्लीकेशन के लिए सर्वर की क्यों ज़रूरत पड़ती है और हमें कौन सा सर्वर अपने एप्लीकेशन के लिए चूज़ करना चाहिए। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में शादी है और गेस्ट को आपको खाना खिलाना है। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? हमें सबसे पहले तो चाहिए कुक जो खाना बनाएगा, और वेटर चाहिए जो खाने को सर्व करेगा गेस्ट को। और इनके बिना हम अपने गेस्ट को खाना नहीं खिला सकते, क्योंकि गेस्ट भी एक दो नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि इतने सारे लोगों को हम खुद ही बना के और सर्व कर दें, ठीक है। तो ये एक आदमी का काम नहीं होता है, ये कई 3-4 वेटर चाहिए होते हैं, 3-4 कुक चाहिए होते हैं, 7-8 वेटर चाहिए होते हैं जो सभी गेस्ट को जल्दी जल्दी से खाना बना के सर्व कर पाए। वैसे ही सर्वर भी काम करता है। ये यूज़र के डेटा को स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने के हिसाब से डेटा को भेजता है। अब आपका एप्लीकेशन को एक दो यूज़र तो यूज़ कर नहीं रहे होंगे, बल्कि हो सकता है 20-40 हज़ार 20-30 हज़ार लोग यूज़ कर रहे हों, या उससे भी ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हों। तो इसके लिए आपका एप्लीकेशन स्लो ना हो जाए, इसलिए हमें एक सर्वर लेना पड़ता है जो कि स्ट्रॉन्ग सर्वर हो, ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस भी बना रहे और एप्लीकेशन लैग ना करे। अब मार्केट में बहुत तरह के सर्वर हैं, जैसे कि पहला हम बताऊं, शेयर्ड होस्टिंग। इसमें बेसिकली एक कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर कहते हैं, और सिर्फ आपका ही एप्लीकेशन होस्ट नहीं हो रहा होता, बल्कि और भी लोग के एप्लीकेशन का ट्रैफिक ये हैंडल कर रहा होगा। इसकी बेस्ट बात यह है कि ये बहुत ही सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर किसी एक भी एप्लीकेशन पर लिमिट के बाहर ट्रैफिक आ जाए तो ये क्रैश हो जाएगा और इससे आपका एप्लीकेशन भी इफेक्ट होगा। दूसरा है वीपीएन होस्टिंग। यह भी कुछ शेयर्ड होस्टिंग की तरह है, लेकिन इसमें एक सर्वर को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट प्राइवेट वर्चुअल सर्वर्स में। जैसे मान लीजिए कि एक सर्वर है 50 GB स्टोरेज का और 16 GB रैम का, तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है 4-4 GB की रैम में और 12 GB के मेमोरी में, स्टोरेज में। इससे अगर एक वर्चुअल नेटवर्क पर ट्रैफिक ज़्यादा आता है तो उसका इफेक्ट दूसरे नेटवर्क पर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अलग डिवाइडेड है। इससे आपका एप्लीकेशन स्मूथली चलता रहता है। लेकिन सपोज किसी हैकर ने किसी एक सोर्स से उस सर्वर पर वायरस डाल दिया, तो इससे क्या होगा? एप्लीकेशन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि आपका एप्लीकेशन भी उसी सर्वर, उसी कंप्यूटर में है। भले ही उसको वर्चुअल नेटवर्क उसको डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन है तो एक ही। अगला जो आता है वो आता है डेडिकेटेड सर्वर। इसमें पूरा कंप्यूटर जो है आपको दे दिया जाता है, और इस पूरे कंप्यूटर में, इस पूरे सर्वर में आपका कंट्रोल होता है, ठीक है ना। ये पूरे सर्वर में आपका कंट्रोल होता है। अब ये सर्वर जो है कैसे भी हो सकता है, जैसे 16 GB, कुछ आते हैं 16 GB रैम और 500 GB 250 GB स्टोरेज के साथ आते हैं, i3 प्रोसेसर। जैसे एक कंप्यूटर होता है ना, वैसे ही वही कंप्यूटर ही होता है, बस वो ऑनलाइन होता है, ठीक है ना। उसको ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करके जो है एक सर्वर बना दिया जाता है, जिसको वो डेटा लेता है और भेजता है। तो बस आप समझ जाइए कि एक कंप्यूटर आपको दे दिया गया है जो सर्वर है। लिनक्स डालना है तो आप उसमें लिनक्स डालिए। कुछ कंपनीज उसमें पहले से लिनक्स डाल के देती हैं, तो आप वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें आप अपना जो भी है अपने एप्लीकेशन को, अपने एप्लीकेशन के बैकएंड को पूरा वहाँ पे डाल सकते हैं। और ये पूरे जितना भी अगर आपका ट्रैफिक आएगा, ये पूरा आप हैंडल कर रहे होंगे। और जो आखिरी है वो है क्लाउड सर्वर। इसमें एक और एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं और ज़रूरत पड़ने के हिसाब से आपस में डेटा शेयर करते रहते हैं। जैसे कि सपोज मैंने एक एप्लीकेशन क्लाउड सर्वर पर स्टोर किया है, और अगर मेरा कोई यूज़र इंडिया में है तो उस यूज़र को डेटा कहाँ से आएगा? मेरे इंडिया वाले सर्वर से आएगा, डेटा सेंटर से आएगा। और यहीं अगर कोई यूज़र मेरा यूएसए से है तो उसको डेटा कहाँ से आएगा? यूएसए वाले डेटा सेंटर से। तो ये क्या हुआ? मेरा एक ही डेटा है, लेकिन वो अलग अलग डेटा सेंटर्स में कॉपी होकर स्टोर किया गया है। अब जो यूज़र जिस रीज़न से मेरे डेटा को फेच करना चाहेगा वो कर लेगा। तो इससे क्या होता है कि जो डेटा का सेंडिंग और रिसीविंग है फास्ट हो जाता है, और एप्लीकेशन का यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, यार तुमने इतने टाइप के सर्वर बता दिए, अब हम इनमें से अपने एप्लीकेशन के लिए कौन सा यूज़ करें? वैसे तो
मैं आपको बता सकता हूँ कि क्लाउड सर्वर बेस्ट होता है और हम अपने राइन के एप्लीकेशन में क्लाउड सर्वर ही लगा कर देते हैं। लेकिन आपको यह भी देखना है कि आपके एप्लीकेशन का बजट कितना है और स्टार्टिंग में आप कितने यूज़र का टारगेट लेकर चल रहे हैं। अगर आप 5,000 पर मंथ एक्टिव यूज़र, ध्यान दीजिएगा, 5,000 पर मंथ एक्टिव यूज़र लेकर चल रहे हैं, तो क्योंकि ये बहुत ही छोटा एप्लीकेशन, बहुत ही छोटा यूज़र बेस है, एक महीने में 5-6 लोग, तो उतनी ज़रूरत नहीं होती। तो इससे आपका जो है, इसके लिए आपका शेयर होस्टिंग से भी काम चल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपके 10,000 से 20,000 यूज़र पर डे आपको हैंडल करना है, पर डे एक्टिव यूज़र है आपके 10,000 से 20,000, आप क्लाउड होस्टिंग प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैंने कहा क्लाउड होस्टिंग, मतलब ये यूज़र क्लाउड होस्टिंग क्या होता है, यहाँ पर यूज़र तो ये अनलिमिटेड हैंडल कर सकता है, लेकिन इसमें स्टोरेज का लिमिटेशन होता है। वहीं अगर आप क्लाउड सर्वर भी देखें तो यहाँ पर ट्रैफिक और स्टोरेज का हिसाब बिल जनरेट होता है, के हिसाब से बिल जनरेट होता है। जितना आपका ट्रैफिक आएगा, जितना आपका बैंडविड्थ बढ़ेगा, जितना आपका स्टोरेज यूज़ होगा, उस हिसाब से आपका मंथली और ईयरली बेसिस पर बिल जनरेट होगा, आपको उसे पे करना होगा। इन सब में एक और होस्टिंग प्रोवाइडर का नाम आता है जो है फिर फायरबेस होस्टिंग, जो कि गूगल का प्रोडक्ट है। दोस्तों अगर आप एप्लीकेशन बनवा रहे हैं तो आपने मे भी शायद फायरबेस होस्टिंग के बारे में सुना होगा, या अगर आप एक ऐप डेवलपर, फायरबेस होस्टिंग में भी आपका बिल जनरेट होता है और इसको इंटीग्रेट करना भी आसान होता है। अगर आपने फायरबेस सीखा है तो आपको यह पता होगा। तो आप फायरबेस होस्टिंग को भी प्रेफर कर सकते हैं अगर आप क्लाउड सर्वर यूज़ करने जा रहे हैं तो, क्योंकि फायरबेस AWS के बजाय एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप AWS यूज़ कर रहे हैं और आपका बजट कम है तो आप फायरबेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसका प्राइस भी जो है AWS से कम होता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आजकल मार्केट में चल रही हैं, ऐसे लोग सर्वर को अपने डिवाइड करते हैं। मेरी राय यह है कि आप, अब देखिए, जो मैंने रिसर्च किया उस हिसाब से बताया मैंने। अगर आपका पता है कि आपको मतलब स्टोरेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको यूज़र आपके बहुत ज़्यादा आएंगे, जैसे कि पबजी टूर्नामेंट एप्लीकेशन, इसमें स्टोरेज के साथ जनरेट होता नहीं है, तो स्टोरेज ज़्यादा होता नहीं है, तो पबजी टूर्नामेंट एप्लीकेशन क्लाउड होस्टिंग पे होस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि लूडो टूर्नामेंट एप्लीकेशन, ये भी आप होस्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो एप्लीकेशन है आप क्लाउड होस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वहीं और भी बड़ा एप्लीकेशन है, आप एक कंपनी है जैसे कि redbus.com या फिर OLX जैसे एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे यूज़र आ सकते हैं, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे यूज़र आ सकते हैं, यूज़र बेस हो सकता है, तो इसके लिए आपको फायरबेस या फिर AWS होस्टिंग आप प्रेफर कर सकते हैं। AWS सर्वर आप ले सकते हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ये आपके यूज़र को आपको हैंडल कर पाएगा। एक और चीज़, अगर आप जैसे मैंने बताया था कि स्ट्रेंजर चैटिंग एप्लीकेशन, वीडियो चैटिंग एप्लीकेशन, वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन, इस टाइप के एप्लीकेशन बना रहे हैं या बनवा रहे हैं, तो आपको AWS ही लेना चाहिए। मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा। एक और आता है गेम स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस, जहाँ पे गेम स्ट्रीमर्स आते हैं और गेम को खेलते हैं और उसको स्ट्रीम करते हैं, लाइव जाते हैं, तो यहाँ पर भी आप AWS सर्वर यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों मैंने आपको काफ़ी जानकारी दी होगी क्लाउड सर्वर के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।